Hello everyone, welcome to Only IAS. दोस्तों, we are approaching towards UPSC 2023 examination and we are still left with a very good amount of time. अगर ठीक से प्लान किया जाए और टाइम का इफिशिएंट यूज किया जाए तो मैक्सिमम चांसेस है कि हम इस एग्जाम को क्लियर कर सकें। तो आज के इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो टाइम अवेलेबल है उसको किस तरह से इफिशिएंटली यूटिलाइज किया जाए, किस तरह से प्रिपरेशन को प्लान किया जाए, क्या होनी चाहिए हमारी ओवरऑल स्ट्रेटेजी, हमारा टाइम टेबल किस तरह का होना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, कितनी बार रिवीजन जरूरी है। इन सभी एस्पेक्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको हमारे आईडीएमपी प्रोग्राम के बारे में बताता हूं, जिसका थर्ड बैच 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। आईडीएमपी 3 का जो शेड्यूल है वो आपके लिए एक परफेक्ट प्लान लेकर आता है, क्योंकि इसमें अक्टूबर टू जनवरी प्री प्लस मेंस की दोनों की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होती है, जिसमें डेली के प्रीलिम्स के और मेंस के टॉपिक्स होंगे। और प्रीलिम्स प्लस मेंस के जो टॉपिक्स हैं वो इस तरह से अरेंज्ड है कि आपको प्री प्लस मेंस को अलग टाइम देने की जरूरत नहीं है। और जो डेली के टॉपिक्स या टारगेट्स हैं वो एक दिन में कंप्लीट करके उसको रिवाइज करके उसकी प्रैक्टिस भी की जा सकती है। मतलब कि जो टारगेट्स इस आईडीएमपी के शेड्यूल में दिए हुए हैं वो डुएबल है। आईडीएमपी 3 में आपको प्री के डेली 20 एमसीक्यूज और मेंस के 2 क्वेश्चन विद मॉडल आंसर मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। हर वीकेंड 100 एमसीक्यू का एक टेस्ट होगा, जिसमें करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस रहेंगे। उसी के साथ साथ हर वीकेंड मेंस का 10 क्वेश्चन का एक सेक्शनल टेस्ट होगा, जो आपको इवेलुएट करके मिलेगा। इसके अलावा इस प्रोग्राम में प्रीलिम्स के लिए टोटल 14 वीकली, 13 सेक्शनल, 6 फुल लेंथ और 6 सीसैट टेस्ट है। और मेंस के लिए इस प्रोग्राम में 13 सेक्शनल टेस्ट है, 9 फुल लेंथ टेस्ट है और 7 एसे टेस्ट है। जनवरी 2022 से लेके अप्रैल 2023 तक का करंट अफेयर भी इस प्रोग्राम में एमसीक्यू के थ्रू आपका कंप्लीट करवाया जाएगा। उसी के साथ साथ मेंस के कंटेंट के लिए आपको आईडीएमपी के वीकली बुकलेट्स मिलेंगे, जो सिर्फ सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है। उसके अलावा आपके जो प्रिपरेशन रिलेटेड क्वेरीज है, डाउट्स है, उन्हें पूछने के लिए मेंटोर्स के साथ डिस्कशन करने के लिए महीने में 2 बार आपके जूम सेशंस कंडक्ट किए जाएंगे, जिसमें मेंटोर्स आपके सभी प्रिपरेशन रिलेटेड डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो प्रोग्राम है ये 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। इसका फीस है 9,999 रुपीज ओनली। और इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए आप tpp.onlyas.in पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें 2 चीजों पर फोकस करना है। एक कि हमारे पास टाइम कितना अवेलेबल है, और दूसरा कि हमारे पास जितना टाइम अवेलेबल है उसमें हमें कितना वर्क करना बाकी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 10 अक्टूबर से स्टार्ट करें तो हमारे पास अक्टूबर के 20 डेज, उसी के साथ साथ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, तो इस तरह से लगभग 7.5 से 8 महीनों का समय हमारे पास अभी भी बाकी है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि हमें इस अवेलेबल टाइम में करना क्या है। क्या हमें प्रीलिम्स की डायरेक्ट प्रिपरेशन चालू करनी चाहिए, या फिर अभी कुछ महीने मेंस की डेडिकेटेड प्रिपरेशन करनी चाहिए विद आंसर राइटिंग, या फिर हमें कुछ ड्यूरेशन के लिए प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों का इंटीग्रेटेड अप्रोच में प्रिपरेशन करके उसके बाद प्रीलिम्स में शिफ्ट होना चाहिए। तो ये जो अप्रोच है कि हमारा आगे के टाइम में अप्रोच क्या होने वाला है, नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए, नेक्स्ट 7 to 8 मंथ्स के लिए हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये समझना यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जैसे अक्टूबर 10 से अगर हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो अक्टूबर के 20 डेज हमारे पास होते हैं। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये हमारे पास 2 से ढाई महीने का समय होता है। उसके बाद मुझे लगता है मिड जनवरी तक तो हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम मिड जनवरी से भी प्रीलिम्स की डेडिकेटेड प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो मिड जनवरी मतलब जनवरी के 15 डेज, उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई महीने के अंत में एग्जाम है। इसका मतलब मई महीना भी हमारे पास पूरी तरह से अवेलेबल है। तो इस तरह से हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 4.5 महीनों का समय मिलता है, जो कि हमारे लिए प्रीलिम्स की अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए एक कंफर्टेबल समय अवेलेबल होता है। और दूसरी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम अक्टूबर से लेके मिड जनवरी तक जो प्रिपरेशन करेंगे उसमें प्री प्लस मेंस इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारी प्रीलिम्स की भी साइमल्टेनियस प्रिपरेशन चालू है, उसी के साथ साथ मेंस की भी साइमल्टेनियस प्रिपरेशन चालू है। बट यहाँ पे हमारी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अक्टूबर से लेके मिड जनवरी तक, वो काफी वाइज होनी चाहिए, काफी प्रैग्मेटिक होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे प्री और मेंस दोनों की अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें उन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना चाहिए जो प्री और मेंस दोनों में कॉमन हो, ताकि हमें प्री और मेंस के लिए अलग से ना पढ़ना पड़े, हम सेम सिलेबस को पढ़े, बस प्रैक्टिस हम डिफरेंट डिफरेंट करें। फॉर एग्जाम्पल,
अगर हम पॉलिटी पढ़ रहे तो सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो टॉपिक है ये हमारे प्रीलिम्स में भी है, उसी के साथ साथ सेम टॉपिक हमारा मेंस में भी है। तो सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये टॉपिक हम पॉलिटी के बुक में से पढ़ के उसके एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा प्रीलिम्स का कंपोनेंट हो जाएगा, और उसके मेंस के कुछ आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा मेंस का कंपोनेंट हो जाएगा। तो इस तरह से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और मिड जनवरी, इन 3 से 3.5 महीनों के टाइम स्पैन में हमें प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन पे फोकस करना चाहिए। अब प्री और मेंस में अप्रोच का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि प्री के लिए आपको चीजों को थोड़ा माइक्रो लेवल पर ध्यान रखना होता है, क्योंकि आपको प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और वहां हमें दिए गए 4 ऑप्शंस में से एक सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे एक्यूरेसी काफी जरूरी होती है, जिसके लिए हमें मल्टीपल रिविजन्स करना काफी जरूरी है। तो नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में हमारे प्रीलिम्स की जो अप्रोच होनी चाहिए वो 2 तरह की हो सकती है। उसमें जो पहला अप्रोच है, इसमें हम क्या करेंगे कि पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, मतलब पॉलिटी पढ़ेंगे 15-20 दिन, उसके बाद हम एनवायरमेंट पढ़ेंगे, फिर इकोनॉमी पढ़ेंगे और बाकी के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। और फिर सारे सब्जेक्ट जब हमारे पढ़ के हो जाएंगे तब हम रिवीजन पे फोकस करेंगे, और फिर हमारी रिवीजन अच्छे से हो जाएगी तब हम प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे। लेकिन यहाँ पे इस अप्रोच में प्रॉब्लम ये है कि हम सारा सिलेबस खत्म कभी कर ही नहीं पाते हैं। काफी बार ऐसे होता है कि हम करते जाते हैं, स्टक होते हैं, लेकिन अपना सिलेबस कभी खत्म ही नहीं होता। और एक समय ऐसा आता है कि एग्जाम काफी नजदीक आ गई है लेकिन अभी तक हमारा सिलेबस ही नहीं हुआ है, और इस वजह से यहाँ पे जो रिवीजन और प्रैक्टिस वाले जो सबसे 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं एक्यूरेसी में और एमसीक्यू की प्रैक्टिस में या फिर प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने में, वो हमारे कहीं ना कहीं मिस हो जाते हैं, और उस वजह से फिर हमें कुछ याद नहीं आ पाता है, हमें ऐसे लगता है कि हमने अभी भी कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो ये सारी जो निगेटिव फीलिंग्स है वो आती है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस अप्रोच से बिल्कुल ना जाए। और जो यहाँ पे दूसरा अप्रोच है, बीट बाय बीट अप्रोच, बेसिकली इसी अप्रोच पे हमारा आईडीएमपी प्रोग्राम बेस्ड है। इस अप्रोच में हमें करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये अप्रोच आईडीएमपी के शेड्यूल के थ्रू समझने की कोशिश करें, तो पहले स्टार्ट हो रहा है पॉलिटी। तो इसमें क्या किया है, पॉलिटी के जो टॉपिक्स है वो डिवाइड किए गए हैं, हर दिन कुछ अलग टॉपिक्स दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल डे 1 को अगर आप आईडीएमपी का शेड्यूल देखोगे तो उसमें डे 1 को आपको जो टॉपिक दिया गया है वो आपको पढ़ना है, और सेम डे आपको उसको रिवाइज भी करना है, और उस पे 20 MCQ की प्रैक्टिस भी करनी है। और ये एक इफेक्टिव अप्रोच इसलिए भी है क्योंकि एक दिन में जो टॉपिक्स टारगेट के तौर पे दिए गए हैं वो डुएबल है, मतलब कि उसको एक दिन में रीड, रिवाइज और प्रैक्टिस काफी इजीली किया जा सकता है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बिट बाय बिट अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। इस अप्रोच में आप अपने सिलेबस को ब्रेक डाउन कीजिए। ब्रेक डाउन करते वक्त आप ध्यान में रखिए कि सिलेबस को आपको इस तरह से ब्रेक करना है कि आपके जो टॉपिक्स है, आपके जो डेली के टारगेट्स है वो डुएबल हो। इसका मतलब आप डेली जो खुद के लिए टारगेट्स रखेंगे वो आप पढ़ सके, रिवाइज कर सके और प्रैक्टिस भी कर सके, ताकि आपको एक फीलिंग आए, एक कॉन्फिडेंस आए कि जितना मैंने किया है वो परफेक्ट किया है और वो अच्छे से किया है। अगर उस पर क्वेश्चन आएगा तो मैं उस क्वेश्चन को जरूर से अटेम्प्ट करूंगा और वो भी एक्यूरेटली अटेम्प्ट करने की कोशिश करूंगा। जो मैंने बीट बाय बीट अप्रोच आपको अभी समझाया था उसके एग्जाम्पल के तौर पे ये एक शेड्यूल है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 अक्टूबर से अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और पॉलिटी सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं, तो पहले दिन आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो 2 छोटे टॉपिक्स है, ये 2 छोटे टॉपिक्स को आप रीड करिए, रिवाइज करिए और उसके ऊपर कुछ एमसीक्यू की 20 या 10 MCQ की प्रैक्टिस करिए। उसके बाद आप नेक्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीएम्बल, ये 2 टॉपिक्स को आप कंप्लीट करिए, उसको रीड करिए, रिवाइज करिए और प्रैक्टिस करिए। तो ये जो सेम पैटर्न है, मतलब आप इस तरह से टॉपिक्स को डिवाइड करें ताकि आप जो टॉपिक्स है उनको उस पर्टिकुलर डे में जिस दिन वो असाइन किए गए हैं आपको, उस दिन आप उन्हें कंप्लीट कर सके, रिवाइज भी कर सके और उनकी प्रैक्टिस भी कर सके। और यही पैटर्न आपको थ्रू आउट योर प्रिपरेशन फॉलो करना है। तो चलिए मैं आपको अभी एक टेंटेटिव शेड्यूल देता हूं जो आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप उसमें चेंजेस करके खुद के हिसाब से भी आप खुद का एक शेड्यूल डिजाइन कर सकते हैं। बस शेड्यूल बनाते वक्त या कोई भी टारगेट्स खुद के लिए असाइन करते वक्त या अपना एक प्रिपरेशन प्लान बनाते वक्त आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। आपको ये दिमाग में रखना है कि आपके पास समय कितना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास करीबन 7.5 से 8 महीनों का समय है, मतलब मिड अक्टूबर से लेके मई एंड तक आपके पास 7.5 से 8 महीनों का समय है। अब आपके पास 7.5 से 8 महीनों का समय है, लेकिन इसमें आपको करना क्या क्या है, इसमें आपको नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स आपको प्री प्लस मेंस दोनों प्रिपेयर करने हैं। तो यहाँ पे आप प्री और मेंस के दोनों के जो कॉमन टॉपिक्स है उनको आप प्रिपेयर करिए।
करिए और कोशिश करिए कि यहाँ पे जो प्री के टॉपिक्स है वो नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में आप कंप्लीट करके एक दो बार रिवाइज करके उनके ऊपर एक गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस कर सकें। उसके बाद आप डायरेक्टली प्रीलिम्स पे शिफ्ट हो सकते हैं। तो चलिए प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन करते वक्त प्रीलिम्स की आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी, प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो टॉपिक्स आप पढ़ोगे वो आप कितने दिनों में कौन से टॉपिक पढ़ना चाहिए, ये भी चीजें मैं इस टेंटेटिव शेड्यूल के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ। उसी के साथ साथ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है कि आपके पास जब 7.5 से 8 महीनों का समय है तो उसमें आपको ये भी दिमाग में रखना है कि आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको देखो पढ़ना है उसको रिवाइज भी करना है और उसी के साथ साथ प्रैक्टिस ये जो चीज है ये आपको साइमल्टेनियसली रखना है। ऐसा नहीं कि पहले आप कुछ महीने सिर्फ पढ़ोगे उसके बाद आप रिवाइज करोगे उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे, ये अप्रोच नहीं यूज करना है। पहले तो पढ़ना और रिवीजन ये दोनों साथ में होनी चाहिए। मतलब कि अगर आप मंडे से लेके फ्राइडे तक अगर हम वीकली टारगेट्स की बात करें तो यहाँ पे मंडे से लेके फ्राइडे तक आप जो भी टॉपिक्स पढ़ोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से आपको आईडीएमपी का शेड्यूल दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो मंडे से लेके फ्राइडे तक क्या किया है, टॉपिक्स को डिवाइड किया है। उसके बाद सैटरडे को यहाँ पे एक रिवीजन ब्रेक है, मतलब ऑफ है। तो अगर मंडे से लेके फ्राइडे तक आपने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं उनको रिवाइज भी आपने उसी दिन साइमल्टेनियसली किया है, डेफिनेटली नो डाउट। लेकिन उसी के साथ साथ कभी कभी होता क्या है कि हमारे कुछ बैकलॉग्स बच जाते हैं, कभी कभी कोई टॉपिक्स हमारे कंप्लीट नहीं हो पाते। तो इस वजह से सैटरडे का ये जो ब्रेक टाइम है यहाँ पे आप जो बचे हुए टॉपिक्स है वो आप कर सकते हैं। बट अगर आपने सारे टॉपिक्स उसी दिन पढ़ के रिवाइज कर लिए तो दैट इज फंटास्टिक। उन टॉपिक्स को फिर यहाँ पे सैटरडे का जो रिवीजन ब्रेक है यहाँ पे आप उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं और फिर आप संडे के दिन क्या कर सकते हैं, उन टॉपिक्स पे 100 MCQ का एक टेस्ट लिख सकते हैं। तो ये एक अप्रोच है जो आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, मंडे से लेके फ्राइडे तक पढ़ना है और रिवाइज करना है, दोनों चीजें साथ में करनी है। और हल्की सी प्रैक्टिस 10 MCQ डेली या 20 MCQ डेली, इतनी हल्की सी प्रैक्टिस तो आपको करनी है ताकि आपको एक पकड़ आ जाए क्वेश्चंस पे और उन टॉपिक्स पे, और आपको ये पता चलता रहे कि आप जो टॉपिक्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो सही से हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और अगर नहीं हो रहे तो आपको किस तरह से वो जो लैकुनाज है उन्हें फिलअप करना है। उसके बाद सैटरडे का मतलब हफ्ते का एक दिन कम से कम आप कंप्लीट रिवीजन पे दीजिए। और उसके बाद संडे, मतलब संडे को आप जितना भी आपने मंडे से लेकर फ्राइडे तक पढ़ा है और सैटरडे को जो भी आपने रिवाइज करा है, संडे को आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस के बाद एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपने फॉर एग्जांपल 100 MCQ का आपने टेस्ट सॉल्व किया तो 100 में से आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कौन से टॉपिक से जिनके ऊपर के आपके क्वेश्चन अच्छे से सही हुए, कौन से टॉपिक से जिनके ऊपर के आपके क्वेश्चन गलत हुए। और इस हिसाब से आपको एनालिसिस करके ये समझ में आएगा कि कौन से टॉपिक्स पे आपको फिर से एफर्ट्स लेने की जरूरत है, कौन से टॉपिक्स आपके वीक एरियाज है, कौन सी चीजें हैं जो आपको अच्छे से अभी भी नहीं समझ में आई है जिनको आपको रिवाइज करने की जरूरत है। तो एनालिसिस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है अपने प्रिपरेशन का। मैं ये जो टाइम टेबल आपको बता रहा हूँ या ये जो भी प्लान आपको बता रहा हूँ, ये प्लान जरूरी नहीं कि आप एज इट इज फॉलो करें, आप अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से इन चीजों को चेंज कर सकते हैं, इन डेट्स को चेंज कर सकते हैं। हो सकता है किसी को पॉलिटी फिनिश करने के लिए 20 डेज लगे, हो सकता है किसी का पॉलिटी इतना अच्छा हो कि उसको 10 डेज में ही फिनिश कर पाए। तो इस हिसाब से आप एक टेंटेटिव खुद का शेड्यूल बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे शेड्यूल में मेरा पर्पज जो है बताने का वो ये है कि आपको कुछ 2-3 चीजों पे फोकस करना है। एक तो रीडिंग, रीडिंग आपकी डेफिनेटली होनी चाहिए, कोई भी टॉपिक हो उसका आप जब तक पढ़ोगे नहीं आपको समझेगा नहीं। दूसरी बात उसका रिवीजन, देखो जितनी बार आप उन चीजों को रिवाइज कर सकते हो उतनी बार उन चीजों को रिवाइज करने की कोशिश करिए। और तीसरी बात प्रैक्टिस। ये जो तीनों चीजें हैं ये साइमल्टेनियसली चलती रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हमें बस रीड करना है और रिवाइज और प्रैक्टिस करना नहीं है। और इसलिए हमारे पास कितना टाइम अवेलेबल है उसमें हमें कितनी बार इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पॉलिटी पढ़ने को 16 डेज लग रहे हैं तो मुझे उसको रिवाइज भी तो करना है। तो रिवीजन के लिए मुझे उसको कितना टाइम लगने वाला है, मुझे कितनी बार उसको रिवाइज करना है, उसके बाद मुझे उस पर कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं ताकि मैं एक अच्छी पकड़ ला पाऊँ उस सब्जेक्ट में। तो ये सारी चीजों का आपको अंदाजा लगाना है और उस हिसाब से आपको अपना प्लान बनाना है। तो प्लान आप खुद का बना सकते हैं, लेकिन ये जो चीजें मैंने अभी आपको पॉइंट आउट की है जैसे कि रिवीजन और प्रैक्टिस, इन चीजों को ध्यान में रख के आप अपना शेड्यूल बनाइए। और ये जो रिवीजन और प्रैक्टिस ये जो दो चीजें हैं ये आपके प्लान का, ये आपके शेड्यूल का बहुत ही सिग्निफिकेंट और इंटीग्रेटेड कंपोनेंट होना चाहिए। तो मैं जो प्लान आपको बता रहा हूँ इसमें मैंने रिवीजन प्रैक्टिस ये सभी एस्पेक्ट पे फोकस किया है। यहाँ पे 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 16 डेज में पॉलिटी आप खत्म कर सकते हो। उसके बाद 27 अक्टूबर से 13 नवंबर जो 18 डेज का स्पैन है उसमें आप
आप ज्योग्राफी, इंडिया और वर्ल्ड दोनों की ज्योग्राफी आपको पढ़नी है, तो इस वजह से डेफिनेटली इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। आप कम ज्यादा इसमें कर सकते हैं, लेकिन 27 अक्टूबर से 13 नवंबर ये जो टाइम स्पैन है इसमें आप ज्योग्राफी खत्म कर सकते हैं। उसके बाद 14 नवंबर से 20 नवंबर ये जो 7 डेज का स्पैन है, इसमें आप एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री जो है उसको आप फिनिश कर सकते हैं। उसके बाद 21 नवंबर से लेके 30 नवंबर ये जो 10 डेज का स्पैन है, इसमें आप मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 1 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर तक ये जो 5 डेज का स्पैन है, यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर आप फिनिश कर सकते हैं। उसके बाद 6 और 7 दिसंबर ये जो 2 दिन है, ये आप ब्लैंक रख सकते हैं। देखिए शेड्यूल में आपको ये बात जरूर ध्यान में रखनी है कि हर दिन परफेक्ट नहीं होगा, हर दिन आपने जो डिसाइड किया उस हिसाब से आपके टारगेट्स कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। तो इस हिसाब से प्लान बनाते वक्त आपको कुछ ऐसे ब्लैंक डेज भी रखने हैं, आइडल डेज भी रखने हैं। उन दिनों में आपको कोई भी टारगेट असाइन नहीं करना है, उन दिनों को आपको ब्लैंक रखना है। तो अगर आपने सारे सब्जेक्ट्स टाइम के हिसाब से सही से कंप्लीट करे हैं, तो इन दिनों को आप रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं। और अगर आपका कोई टॉपिक या कोई सब्जेक्ट छूट गया है या मिस हो गया या कंप्लीट नहीं हो पाया, तो वो जो बैकलॉग है वो आप ऐसे दिनों में फिनिश कर सकते हैं। उसके बाद 8 दिसंबर से लेके 18 दिसंबर ये जो 10 डेज का स्पैन है, इसमें आप एनवायरमेंट फिनिश कर सकते हैं। उसके बाद 19 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर ये जो 6 डेज का स्पैन है, वो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को दे सकते हैं। और उसी के साथ साथ 26 दिसंबर से लेके 28 दिसंबर ये जो 3 दिनों का स्पैन है, फिर से मैंने यहाँ पे बैकलॉग या रिवीजन के लिए स्पेस रखा है, ताकि फिर से इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक या जो भी सब्जेक्ट है या पहले का कोई सब्जेक्ट हो जो आपका फिनिश ना हुआ हो, और अगर फिनिश हुआ हो तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, और अगर फिनिश ना हुआ हो तो ये जो बैकलॉग डेज है इनमें आप इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर सकते हैं। और उसके बाद 29 दिसंबर से लेके 11 जनवरी ये जो 14 डेज का जो टाइम स्पैन है, इसमें आप इकोनॉमी को फिनिश कर सकते हैं। अब ये पूरे शेड्यूल में आप बोल रहे होगे कि करंट अफेयर कहाँ पे है। दोस्तों यहाँ पे मैंने सिर्फ सब्जेक्ट्स आपको बताए हैं, लेकिन करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर यहाँ पे आपको रोज थोड़ा थोड़ा करते रहना है। फॉर एग्जाम्पल आपने जनवरी 2022 की मैगजीन उठा ली, फिर फरवरी 2022 की मैगजीन उठा ली, फिर मार्च की मैगजीन आपने उठा ली, तो वो मैगजीन्स आपको साइमल्टेनियसली ये टारगेट्स को कंप्लीट करते करते रोज थोड़ा थोड़ा 2 आवर्स या 3 आवर का जो भी स्पैन है, वो आपको करंट अफेयर्स को देना है, वो डेली बेसिस पे देना है। और आप तो करंट अफेयर जो है वो डेली करना है, इस वजह से यहाँ पे मैंने शेड्यूल में बताया नहीं है, बट करंट अफेयर इज अ हिडन पार्ट ऑफ द शेड्यूल, यू हैव टू कंपल्सरीली डू द करंट अफेयर्स प्रिपरेशन। यहाँ पे अक्टूबर से लेके 11 जनवरी तक मैंने इतना स्पैन इस वजह से यहाँ पे दिया है इस प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम साइमल्टेनियसली मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं। तो और बिकॉज की ये फर्स्ट रीडिंग होने वाली है, या अपना इसके साथ साथ हमें रिवाइज भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है, तो इस वजह से इससे थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। इसीलिए जो फर्स्ट राउंड ऑफ रीडिंग है, फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन या प्रिपरेशन है, वो मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा है, इसमें ज्यादा टाइम रखा है। उसके बाद जो सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन है, यहाँ पे देखिए 11 जनवरी तक आप पूरा सिलेबस फिनिश कर पा रहे हैं। उसके बाद 11 जनवरी से लेके 22 जनवरी तक ये जो 10 11 12 दिनों का स्पैन है, ये यहाँ पे ब्लैंक रखा गया है। इस टाइम स्पैन में आपको क्या करना है, जो आपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनमें से अगर कोई सब्जेक्ट्स फिर भी बचा है, या कुछ बैकलॉग है, या कोई टॉपिक्स बचे हुए हैं, तो आप वो कंप्लीट करने की कोशिश करें। उसी के साथ साथ अगर कोई टॉपिक्स आपके हो गए हैं कंप्लीट और आपके पास फिर भी टाइम बचता है, तो इस ड्यूरेशन में आप उन्हें रिवाइज करने की कोशिश करिए। और उसके बाद 23 जनवरी से लेके 29 जनवरी तक आप पॉलिटी को रिवाइज कर सकते हैं। 30 जनवरी से लेके 5 फरवरी तक आप ज्योग्राफी को रिवाइज करिए। 6 फरवरी से लेके 12 फरवरी तक आप एंशियंट और मिडाइवल हिस्ट्री रिवाइज कर लीजिए। 13 फरवरी से लेके 19 फरवरी तक आप मॉडर्न हिस्ट्री को रिवाइज कर लीजिए। और 20 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक आप एनवायरमेंट रिवाइज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ 27 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक आप साइंस एंड टेक और आर्ट एंड कल्चर की रिवीजन कर लीजिए। और 6 मार्च से लेकर 12 मार्च तक आप इकोनॉमी की रिवीजन कर सकते हैं। मिड जनवरी से लेकर मार्च तक आपके पास गुड अमाउंट ऑफ टाइम है, और इस टाइम में आप अच्छे से जो भी सब्जेक्ट आपने पहले पढ़े और रिवाइज किए हैं उनको आप एक डिटेल में रिवीजन दे सकते हैं। उसके बाद आता है रिकॉल रिवीजन राउंड। यहाँ पे दोस्तों देखो, रिकॉल ये वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, रिकॉल ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हम चीजों को पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जाते हैं और कुछ याद करने जाते हैं तो हमें कुछ याद ही नहीं आता, क्योंकि हमारी रिकॉल कैपेसिटी जो है वो उतनी डेवलप नहीं होती। अब जो ये रिकॉल कैपेसिटी है ये हम डेवलप कैसे करें? दोस्तों रिकॉल कैपेसिटी डेवलप करने का एक ट्रिक होता है। रिकॉल कैपेसिटी डेवलप करने का ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक टॉपिक है, अब ये टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। अब यहाँ से लेके यहाँ
तक मैंने वर्ड टू वर्ड इस टॉपिक को फर्स्ट रीडिंग में पढ़ लिया। तो ये जो रिकॉल रिवीजन राउंड है, इसमें आपको इसी तरीके से पढ़ना है। आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ना है और जो बाकी की उससे रिलेटेड चीजें हैं उनको बस आपको रिकॉल करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे 13 मार्च से लेकर 19 मार्च तक आप पॉलिटी और ज्योग्राफी का रिकॉल रिवीजन राउंड कर सकते हैं। उसके बाद 20 मार्च से लेकर 26 मार्च तक एंशियंट मिडावल और आर्ट एंड कल्चर को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। 27 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक मॉडर्न हिस्ट्री और एनवायरनमेंट, ये दोनों सब्जेक्ट का आप रिकॉल रिवीजन कर सकते हैं। और 3 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक आप इकोनॉमी और साइंस एंड टेक, ये दो सब्जेक्ट का रिकॉल रिवीजन राउंड आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस राउंड में आपकी जो पकड़ है इन सब्जेक्ट्स पे वो इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको उनमें से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो भी समझ में आएगा, आपको इंपॉर्टेंट चीजें क्या है वो भी समझ में आ जाएगी, और उसी के साथ साथ उससे रिलेटेड जो चीजें वो भी आपके दिमाग में फिट हो जाएगी और वो आपके दिमाग में रोटेट होती रहेगी, रिकॉल होती रहेगी। और उसके बाद आता है फास्ट रिवीजन राउंड। बिकॉज कि अभी लास्ट राउंड में आपने चीजों को रिकॉल किया है, तो फास्ट रिवीजन राउंड में होता क्या है, अब रिकॉल कैपेसिटी हमारी बढ़ने की वजह से अब हमें चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें बस चीजों को देखना है, हमें बस चीजों को गो थ्रू करना है। हम गो थ्रू करते जाएंगे, हमारे दिमाग में चीजें घूमती जाएंगी, रिकॉल होती जाएंगी, फास्ट फॉरवर्ड वे में चीजें हमारी रिकॉल होती जाएंगी, और हमारी रिवीजन इतनी फास्ट होती जाएंगी कि हमें समझ में भी नहीं आएगा कि हमने पॉलिटी मतलब 2 या 3 दिनों में खत्म कर लिया, ज्योग्राफी हमने 2 दिनों में खत्म कर लिया। और जब हमारी पढ़ाई की स्पीड इतनी बढ़ जाती है तो हमारा मोटिवेशन, हमारा जो एनर्जी लेवल है, जो एंथुसियाज्म है, वो इतना बढ़ जाता है कि तब हमें समय का भी पता नहीं चलता कि हमने पता नहीं 16 घंटे या 18 घंटे कितने घंटे पढ़ लिया, ये भी हमें पता नहीं चल जाता है। तो इस वजह से ये जो फास्ट रिवीजन वाला राउंड है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और बहुत ही रैपिड होता है, बहुत फास्ट होता है, बहुत क्विकली हमारे सब्जेक्ट्स फिनिश होते रहते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहता है, एक्सपोनेंशियली हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है। और उसी हिसाब से फिर जितने मल्टीपल रिवीजन ऑफ राउंड होते रहेंगे, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपका जो एक्यूरेसी का परसेंटेज है वो बढ़ता जाएगा, और वही फिर आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस में भी रिफ्लेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप फर्स्ट टाइम टेस्ट दोगे तो आपके ज्यादा एमसीक्यू गलत हो जाएंगे, लेकिन वही आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने के बाद जब देते रहोगे तो एक टाइम आएगा कि जहां पे आपके रिविजन इतने हो चुके हैं कि आपकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, और वहां पे आपकी जो एक्यूरेसी है वो फिर आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में, आपके नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस में, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, इसमें वो रिफ्लेक्ट होती जाएगी। तो बेसिकली आपका स्कोर भी है वो इस हिसाब से बढ़ता जाएगा, इंप्रूव होता जाएगा। तो अगर आपको शुरुआती दौर में स्कोर कम आ रहा है तो आप उस बारे में टेंशन मत लीजिए, क्योंकि स्कोर जो है वो आपका धीरे धीरे एक्यूरेसी के साथ बढ़ेगा, और एक्यूरेसी जो है वो आपकी मल्टीपल रिवीजन के साथ बढ़ेगी, और मल्टीपल रिवीजन जो है ये आपके टाइम के साथ साथ हो जाएंगे। बस आपको सही से प्लान करना है, सही से शेड्यूल करना है, और उसको पूरे कमिटमेंट के साथ, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ फॉलो भी करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Otherwise, plan on the paper is of no use until it is put into the use. So you have to remember that you have to implement the things in its spirit. तो यहाँ पे जो फास्ट रिवीजन राउंड है, यहाँ पे 10 अप्रैल से लेके 16 अप्रैल तक पॉलिटी, ज्योग्राफी, एंशिएंट, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर आपको ऐसे फटाफट फिनिश करना है। उसके बाद 17 अप्रैल से लेके 23 अप्रैल तक मॉडर्न हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन सब्जेक्ट को आपको फटाफट फिनिश करना है। उसके बाद लास्ट राउंड्स आएंगे। ये लास्ट राउंड्स में आपको करना क्या है, इन लास्ट राउंड्स में आपको फुल लेंथ टेस्ट देने हैं, सारे फुल लेंथ टेस्ट देने हैं। आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट में से लेके 7th में तक आपको सारी चीजें रिवाइज करनी है, एक बार फिर से सारी चीजों को गो थ्रू करना है, आंखों के आगे से सारी चीजों को आपको गो थ्रू करना है, और उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट देनी है। तो ये हो गया हमारा फुल फ्लेज्ड राउंड ऑफ रिवीजन। उसके बाद 8th में से लेके 14th में तक फिर से वही चीजें फॉलो करनी है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आप जब रिवीजन कर रहे हो तो रिवाइज करते वक्त आपको उन चीजों पे ध्यान में रखना है कि लास्ट टाइम जो आपने टेस्ट दिया था उस टेस्ट में आपकी कहाँ पे गड़बड़ हो गई थी, कौन से क्वेश्चन ज्यादा गलत हो गए थे, कहाँ कौन से एरिया आपका वीक था, उन एरियाज पे फोकस करना है। रिवीजन करते वक्त उन एरियाज पे ज्यादा एम्फेसाइज देना है। तो उसी हिसाब से 8th में से लेके 14th में तक आप जो नेक्स्ट फुल फ्लेज राउंड करोगे उसमें आपको ये जो 1 में, फर्स्ट में से लेके 7th में तक जो भी आपने रिवीजन किया है, उसके बाद जो आपने टेस्ट दिए, इस टेस्ट में आपका स्कोर क्या है, कौन से टॉपिक्स सही से नहीं हुए हैं, कौन से टॉपिक्स में ज्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उन टॉपिक्स को आपको यहाँ पे 8th में से लेके 14th में के दौरान ज्यादा फोकस करना है। तो ये भी आपका एक फुल फ्लेज राउंड हो जाएगा। यहाँ पे आप फिर से फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, और ये जो सेम पैटर्न है आपको एग्जाम तक फॉलो करना है। आपको सब्जेक्ट्स को गो थ्रू करना है, टेस्ट देनी है, उसका एनालिसिस करना है, और फिर कहाँ पे इंप्रूवमेंट का स्कोप है उस पर ध्यान देके फिर से आपको उन चीजों को पढ़ना है और रिवाइज करके फिर से आपको टेस्ट देना है। तो यही चीज आपको एग्जाम के डे तक फॉलो करनी है।
तो इस हिसाब से ये था मेरे साइड से एक रफ प्लान जो आप फॉलो कर सकते हैं, और ये काफी इफेक्टिव भी हो सकता है। इसमें आप अपने हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन प्लान बनाते वक्त मैं अगेन आपको वही चीज फोकस करना चाहूंगा कि आपको रीड, रिवाइज एंड प्रैक्टिस ये तीनों कंपोनेंट को आपको आपके प्लान में इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में इंक्लूड करना है, अच्छे से उन्हें इंश्योर करना है। तो इस हिसाब से आप भी अपना एक फुल फ्लेज अच्छा प्लान बनाइए, और प्लान को आप इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए। प्लान बनाते वक्त, उसको इंप्लीमेंट करते वक्त आपको जो भी दिक्कत आती है, कुछ भी आपको चैलेंजेस फेस कर रहे हो, कुछ भी इशू आप फेस कर रहे हो, तो आप हमें यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। हम कोशिश करेंगे कि उन्हें हम एड्रेस करें कहीं ना कहीं, किसी ना किसी और वीडियो के फॉर्मेट में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। थैंक यू।